हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत बिहार में कृषि और सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे बिहार की इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण से अपडेट किया गया है, जो कि आगामी प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व हमने बिहार की इकोनॉमिक सर्वे के महत्वपूर्ण डेटा के रूप में बिहार के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं उस पर हमने डिस्कशन किया है। और आज इस वीडियो के अंतर्गत बिहार में कृषि और सिंचाई टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है और सिंचाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण साधन हैं, कृषि के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण फसलें हैं और कौन कौन से जिले उन महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में अपना सर्वश्रेष्ठ और न्यूनतम स्थान रखते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कृषि। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और अगर आबादी देखा जाए जो कृषि से जुड़ी हुई है तो लगभग 74% बिहार की ऐसी आबादी है जो कृषि के साथ साथ जो कृषि के सहवर्ती क्षेत्र हैं। सहवर्ती क्षेत्र मतलब कृषि के साथ जैसे मत्स्य पालन हो गया, तो ये सब हो गया, यानी कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों पर बिहार की 74% जो जनसंख्या है वह निर्भर है। ठीक है, अगर बिहार के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की चर्चा की जाए तो बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि क्षेत्र जो पाए जाते हैं वह दो डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के गोपालगंज और मधेपुरा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं, यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग जो कृषि भूमि का जो क्षेत्र है वह गोपालगंज और मधेपुरा में सर्वाधिक है। वहीं अगर कृषि भूमि की न्यूनतम एरिया की बात किया जाए तो बिहार का गया जिला जो है वहां पर कृषि के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्र रखता है बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट, और सर्वोत्तम गोपालगंज और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए बिहार की फसलें। बिहार में फसल बेसिकली जो खरीफ और रबी, ये दो प्रकार की फसलें होती हैं। खरीफ फसल होती है और रबी फसल होती है। खरीफ फसल को भदई या अगहनी फसल के रूप में भी जाना जाता है। खरीफ फसल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि मई जून में इसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। अगर इसे एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में देखा जाए तो धान सबसे महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है, यानी कि धान जो कि खरीफ फसल का उदाहरण है, इसे मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण आप देखेंगे कि यह 1-2 मंथ लेट चलते रहता है, लेकिन फिर भी खरीफ फसल की जो अवधि है मई जून में इसकी बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। धान के साथ साथ मक्का खरीफ फसल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, मूंग महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसके अलावा जूट हो गया, अरहर हो गए, ये सब जो है वह खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो यह है हमारा खरीफ फसल। अब देखते हैं रबी फसल। रबी फसल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। यानी कि जब खरीफ फसल देखेंगे कि जब खरीफ फसल की कटाई की जाएगी उसके तुरंत पश्चात रबी फसल की बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई होती है। अब प्रश्न है कि रबी फसल का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। तो रबी फसल का उदाहरण अगर देखा जाए तो गेहूं सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है रबी फसल का। गेहूं के साथ साथ चना उदाहरण है इसका, इसके अलावा मसूर महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसके अलावा मटर, ये सब जो है वह रबी फसल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो आपको यहाँ पर उदाहरण को ध्यान में रखना है। मक्का किस फसल का उदाहरण है, रबी या खरीफ, और चना किस फसल का उदाहरण है, रबी या खरीफ। तो ठीक है, तो मक्का, धान, जूट खरीफ फसल का उदाहरण है, गेहूं, चना, सरसों, मसूर, मटर, ये सब जो है वह रबी फसल के उदाहरण हैं। तो महत्वपूर्ण 2 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ फसलें और रबी फसलें। अब है एक एक फसल के बारे में यहाँ पर देखेंगे और इससे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चावल। चावल जो है बिहार का एक प्रमुख अनाज है। ठीक है, बिहार के लोगों का एक महत्वपूर्ण भोजन है वह है चावल।
चावल जो है देखिए बिहार में मुख्य रूप से दो फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन फसल को औस कहते हैं और शीतकालीन फसल को अमान कहते हैं। यह जानकारी के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चावल जो है बिहार का महत्वपूर्ण अनाज है चावल। अगर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन देखा जाए, अधिकतम उत्पादन करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वह है रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलकर बिहार के कुल चावल उत्पादन का लगभग 27.2% चावल का उत्पादन करते हैं ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलकर, ठीक है। अगर अधिकतम क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट के अधिकतम क्षेत्रफल पर चावल की बुआई की जाती है तो सबसे पहले नंबर पर मधुबनी है, दूसरे नंबर पर औरंगाबाद है और तीसरे नंबर पर रोहतास है। लेकिन इनकी उत्पादकता को अगर ध्यान में रखा जाए, अधिकतम उत्पादन को ध्यान में रखा जाए, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकतम उत्पादन करते हैं चावल के, पहले नंबर पर रोहतास, दूसरे नंबर पर औरंगाबाद और तीसरे नंबर पर कैमूर। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को अगर आपस में मिला दिया जाए तो बिहार में जितना कुल चावल का उत्पादन होता है उसका 27.2% चावल का उत्पादन सिर्फ रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलकर करते हैं। अगर उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए, अब प्रश्न है कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है। उत्पादकता का मतलब हो गया प्रति हेक्टेयर उत्पादन, ठीक है। तो अगर उत्पादकता के अनुसार देखा जाए तो रोहतास जो है उत्पादकता के अनुसार रोहतास अधिकतम उत्पादन करता है चावल का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितना उत्पादन किया जाता है अधिकतम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो राज्य में 2019-20 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलकर कुल चावल उत्पादन का 27.2% हिस्सा रखता है। रोहतास में 9.2 लाख टन, औरंगाबाद में 5.5 लाख टन और कैमूर में 4.2 लाख टन चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर बिहार की देखिए ये डेटा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, 19-20 में चावल की सर्वाधिक 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता रोहतास में दर्ज हुई। अभी हमने ऊपर बताया कि उत्पादकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी रोहतास पहला स्थान पर आता है, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भी रोहतास पहले स्थान पर आता है। लेकिन उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर कितने आप चावल का उत्पादन कर रहे हो। तो रोहतास में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 4111 केजी किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर सबसे कम उत्पादकता देखा जाए तो वह मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 1141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर फैक्ट्स हो गए, सर्वाधिक चावल की उत्पादकता बिहार के रोहतास में 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और न्यूनतम चावल की उत्पादकता मधुबनी में 1141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो यह है बिहार का महत्वपूर्ण फसल, वह है चावल। अब देखते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह है बलुई मिट्टी। जहां पर बलुई मिट्टी के अंतर्गत अगर बलुई मिट्टी कहीं पर पाई जाती है तो वह गेहूं की कृषि के लिए वह काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगर अधिकतम उत्पादन बिहार में देखा जाए गेहूं के लिए, यानी कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वहीं उत्पादकता को अगर आधार बनाया जाए तो बेगूसराय में सबसे ज़्यादा उत्पादकता के आधार पर बेगूसराय टॉप पर स्थित है। वहीं गया डिस्ट्रिक्ट जो है वह बॉटम पर स्थित है। इसका मतलब हो गया कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ का बेगूसराय में किया जाता है और प्रति हेक्टेयर न्यूनतम उत्पादन गेहूँ का बिहार के गया जिले में किया जाता है। अगर गेहूँ का सर्वाधिक क्षेत्र बिहार के अंतर्गत देखा जाए तो गंगा, दियारा और बागमती का जो मैदान है वह गेहूं के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ मृदा, उपजाऊ मैदान, उपजाऊ क्षेत्र मानी जाती है। गेहूं रबी मौसम में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसल है। ऊपर हमने बताया कि धान जो है वह खरीफ फसल का उदाहरण है और गेहूं जो है वह रबी फसल का उत्पादन है। 2019-20 के डेटा के अनुसार बेगूसराय 3742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ बेगूसराय प्रथम स्थान पर है और 1725 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
उत्पादकता के साथ गया जिला निम्न स्थान पर है। यानी कि उत्पादकता गेहूं का अभी हमने बताया कि बेगूसराय में सबसे ज़्यादा उत्पादकता देखने को मिलती है। यानी कि बेगूसराय में जो गेहूं का उत्पादन है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मात्रा में की जाती है, और इसकी अगर उत्पादन देखा जाए तो 3742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। वही न्यूनतम जो है वह गया जिले में 1725 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर देखने को मिलती है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है उनमें रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को अगर मिला दिया जाए तो बिहार के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 18% गेहूं का उत्पादन सिर्फ ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलकर करते हैं। उन तीनों डिस्ट्रिक्ट में रोहतास पहले स्थान पर है। 2019-20 में रोहतास ने 4.35 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पर है जिसने 2019-20 में 3.02 लाख टन का उत्पादन किया। सीतामढ़ी तीसरे स्थान पर है जिसने 19-20 के डेटा के अनुसार 2.71 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया है। यानी कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जो जिले हैं रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी हैं। सर्वाधिक उत्पादकता के अनुसार बेगूसराय पहले स्थान पर है, और न्यूनतम उत्पादकता के अनुसार गेहूं जो है गया डिस्ट्रिक्ट जो है वह निम्नतम स्थान पर है। तो यह महत्वपूर्ण डेटा हो गया गेहूं से, और ऊपर हमने देखा चावल के बारे में। अब जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है गेहूं और चावल के बाद जो बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है वह है मक्का। मक्का का जो सर्वाधिक अधिकतम क्षेत्र जहां पर मक्का की खेती की जाती है वह है खगड़िया। मक्का के लिए हल्की चिकनी मिट्टी जैसे बालसुंदरी मिट्टी जो है वह मक्का के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया शामिल हैं। यानी कि कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मक्के का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। वहीं उत्पादकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुपौल है, और न्यूनतम उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट का स्थान आता है। ठीक है, यह है मक्का। अब है जूट। जूट उत्पादन में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पर है। बिहार का स्थान जो आता है वह बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर बिहार है। यानी कि जूट का भारत में अगर पूछा गया, अगर मान लेते हैं कि प्रश्न पूछा जाए कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो आपको बंगाल आंसर देना होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल के पश्चात कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो दूसरा नंबर पर हमारा बिहार स्थित है पश्चिम बंगाल के बाद। ठीक है, अगर जूट का सर्वाधिक उत्पादन जहां पर जूट का उत्पादन किया जाता है महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो किशनगंज और पूर्णिया ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जूट का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। जूट के लिए जलोढ़ मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, और मक्का के लिए बालसुंदरी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ मृदा मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए बिहार का महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्या कहता है मक्का उत्पादन से संबंधित। प्रमुख मक्का उत्पादक जिला जो है वह कटिहार है। कटिहार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 19-20 में कुल मक्का उत्पादन का 15% से भी अधिक मक्का का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ कटिहार में किया गया है। 2019-20 में जितने भी मक्का का उत्पादन किया गया है उसमें लगभग 5.25 लाख टन मक्का का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ कटिहार में किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में की जाती है, तो कटिहार जिले में की जाती है। मक्का के कुल उत्पादन जितना बिहार में की जाती है उसका 15% से ज़्यादा उत्पादन सिर्फ और सिर्फ कटिहार करता है। 2019-20 के डेटा के अनुसार लगभग 5.25 लाख टन मक्का का उत्पादन कटिहार जिले के द्वारा की गई है। अगर कटिहार के अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट का स्थान देखा जाए तो पूर्णिया जिसने लगभग 4 लाख टन मक्का का उत्पादन किया, अररिया 3.25 लाख टन मक्का का उत्पादन किया, और खगड़िया 2.25 लाख टन मक्का का उत्पादन किया गया है। यह तो मक्का का उत्पादन है। अब देखते हैं उत्पादकता। तो मक्का की उत्पादकता में सर्वाधिक जो स्थान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है वह है सुपौल 9,684 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और न्यूनतम स्थान जो है वह है बक्सर 1554 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन करने के साथ ही बक्सर निम्न उत्पादकता वाले मक्का के उत्पादन में शामिल है। तो यह था चावल गेहूं के बाद हमने डिस्कस किया मक्का और जूट।
अब देखते हैं बिहार का एक महत्वपूर्ण फसल जो है वह है हमारा दलहन। दलहन के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होंगे? प्रश्न है कि दलहन के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार दाल की जो प्रकार हैं उसे शामिल किया जाता है। तो दलहन में अरहर, चना, उड़द, मसूर, मूंग और खेसारी, इसका उत्पादन दलहन के अंतर्गत इसका उत्पादन शामिल किया जाता है। अगर अधिकतम उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, जहां पर दलहन का अधिकतम उत्पादन किया जाता है, पटना, सुपौल और मधुबनी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर दलहन का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट दलहन के उत्पादन की दृष्टि से बिहार के पटना, सुपौल और मधुबनी शामिल हैं। वहीं उत्पादकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्वी चंपारण का अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, और न्यूनतम उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो अररिया का स्थान आता है। अब देखते हैं दलहन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा क्या कहता है। 2019-20 के डेटा को अगर आधार बनाया जाए तो दलहन की सर्वाधिक उत्पादकता पूर्वी चंपारण में 1183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है, और न्यूनतम उत्पादकता अररिया डिस्ट्रिक्ट में 486 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। दलहन के दृष्टिकोण से अभी हमने टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, जिनमें पटना, सुपौल और मधुबनी शामिल है। पटना में अगर 2019-20 में ये जो आंकड़ा है वह 2019-20 के आंकड़े अभी उपलब्ध हैं, तो हमने 19-20 का आंकड़ा को यहाँ पर आधार बनाया है। तो 2019-20 में पटना के अंतर्गत 0.31 लाख टन दलहन का उत्पादन किया गया, 0.25 लाख टन दलहन का उत्पादन सुपौल में किया गया, और 0.21 लाख टन दलहन का उत्पादन मधुबनी में किया गया। यानी कि टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं पटना, दूसरे नंबर पे सुपौल और तीसरे नंबर पे मधुबनी। ये पटना, सुपौल और मधुबनी दलहन के उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार के टॉप जिले में शामिल हैं। तो यह हो गया बिहार के अंतर्गत महत्वपूर्ण फसलें। अब आते हैं बिहार एक महत्वपूर्ण आता है जीआई टैग। आप एग्जाम जब भी देंगे प्रीलिम्स फैक्ट्स में आप पूछा जा सकता है कि जीआई टैग बिहार के कौन कौन से महत्वपूर्ण फसल हैं, कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिससे जीआई टैग प्रदान किया गया है और कब जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसीलिए जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जीआई टैग जो है वह किसी वस्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके आधार को यह बताता है जीआई टैग। तो आइए देखते हैं कि बिहार के किन किन प्रमुख वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो महत्वपूर्ण वस्तुओं को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है शाही लीची। शाही लीची जो है वह इसे 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और बिहार का जो शाही लीची है वह भारत ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो शाही लीची को जीआई टैग बिहार में प्रदान किया गया है 2018 ईस्वी में। शाही लीची के बाद जर्दालू आम का स्थान आता है। जर्दालू आम जो बेसिकली जिसे भागलपुरी जर्दालू के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी 2018 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। आप याद रखिएगा शाही लीची बिहार से संबंधित है जिसे 2018 में जीआई टैग दिया गया। जर्दालू आम भागलपुर 2018 में इसे भी जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल को भी 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सब बिहार के महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। मगही पान को जीआई टैग दिया गया है 2018 ईस्वी में। कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान, इन तीनों के एक ही दिन जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा सिलाऊ खाजा बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में, इसे भी 2018 में जीआई टैग दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण है मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, इसे 2007 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। यानी कि सबसे पहले बिहार के अगर किसी वस्तु को, बिहार के अगर किसी कला को जीआई टैग प्रदान किया गया तो मधुबनी पेंटिंग है जिसे 2007 ईस्वी में जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा 2018 ईस्वी में कई सारे ऐसे कतरनी चावल है, जर्दालू आम है, मगही पान है, सिलाव खाजा है जिसे 2018 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो ये सब जीआई टैग का यहाँ पर लिस्ट हमने दे दिया। भागलपुरी सिल्क को 2013 में जीआई टैग दिया गया है। इन सभी लिस्ट को आप देख लीजिए जिसे जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अब अगला टॉपिक आता है बिहार में सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन। सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन की चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोटिस बीच में आप लोगों के लिए है। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल के द्वारा एक पेड
व्हाट्सएप ग्रुप का क्रिएट किया जाएगा, जिसमें 10 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2022 ईस्वी के बीच में, जिसके मध्य जो 50 दिनों का अंतराल होगा, उसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि CDPO मेंस परीक्षा और 67वीं BPSC मेंस परीक्षा से संबंधित होंगे, उस पर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और सभी जितने भी उस ग्रुप में पर्सन ऐड होंगे उन पर पर्सन टू पर्सन फोकस किया जाएगा, आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन किया जाएगा। इसके लिए मिनिमम फीस रखी गई है 1000 रुपये। आप हमारे ग्रुप से जुड़कर मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आइए बिहार में सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन। इसके अंतर्गत सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन के अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ सिंचाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण साधन हैं, इसके अलावा कौन कौन से बिहार में नहरें जो हैं जिसका निर्माण सिंचाई की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा बिहार में भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन सिंचाई के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में कुल कितने जल क्षेत्र हैं, सर्वाधिक सिंचित भू क्षेत्र कौन सा है, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा है, इन सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। तो बिहार में अगर कुल जल क्षेत्र को देखा जाए, कुल जल क्षेत्र, तो बिहार में 3.52 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वह बिहार में कुल जल क्षेत्र है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3.8%, यानी कि बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर, ये लाख हेक्टेयर है, ठीक है, लाख हेक्टेयर बिहार में कुल जल क्षेत्र है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार में जो सर्वाधिक फसल जहाँ यहाँ पर उत्पादन की जाती है, या फिर बिहार में जो वर्षा होती है, वो वर्षा का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर सिंचाई के स्रोत को देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वह नलकूप के माध्यम से लगभग 63.5% सिंचाई की जाती है, और नहर के माध्यम से इसका आधा लगभग 30.2% सिंचाई किया जाता है। अगर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र को देखा जाए, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बिहार में सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है वह है रोहतास, और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र को अगर देखा जाए तो न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है वह है बिहार का शिवहर डिस्ट्रिक्ट। तो यह है सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब देखते हैं बिहार में कौन कौन से महत्वपूर्ण नहरें वगैरह जो हैं वह फेमस है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। बिहार में पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है, लेकिन सिर्फ बिहार में जो खेती की जाती है वह सिर्फ वर्षा पर ही आधारित नहीं होती है। इसके अलावा नहरों के द्वारा यहाँ पर 30.2% सिंचाई की जाती है, अभी हमने बताया, और नलकूप के द्वारा सर्वाधिक 63.5%, यानी कि नलकूप के द्वारा जितना सिंचाई की जाती है उसका लगभग आधा जो है, लगभग 50% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, 30.2% उसका स्थान है। नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने वाले लगभग 3/4 क्षेत्र दक्षिणी बिहार में हैं, यानी कि बिहार के अंतर्गत नहरों के द्वारा जो 30.2% भागों की सिंचाई की जाती है उनमें सर्वाधिक जो क्षेत्र लगभग 3/4 क्षेत्र जो है वह दक्षिणी बिहार में स्थित है। अब आइए महत्वपूर्ण सिंचाई के कौन कौन से बिहार में साधन हैं। सबसे पहला है सोन नहर। सोन नहर को दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। पूर्वी सोन जो है, पूर्वी सोन से लाभान्वित जो डिस्ट्रिक्ट हैं वह पटना डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और गया डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा पश्चिमी सोन से लाभान्वित जो डिस्ट्रिक्ट है वह आरा, बक्सर और रोहतास है। यानी कि नहर जो सोन नहर है उसे दो भागों में, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर में हम लोग रख सकते हैं। पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट में पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया शामिल है, और पश्चिमी सोन से लाभान्वित जो डिस्ट्रिक्ट हैं आरा, बक्सर और रोहतास जो क्षेत्र है वे पश्चिमी सोन नहर से लाभान्वित होते हैं। सोन नहर के बाद स्थान आता है, महत्वपूर्ण है हम बिहार के लिए, बिहार की कृषि भूमि के लिए, वह है कोसी नहर। कोसी नहर के अंतर्गत देखा जाए तो इसे भी दो भागों में बांटेंगे, पहला पूर्वी कोसी, दूसरा पश्चिमी कोसी। पूर्वी कोसी जो है इससे लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा। वहीं पश्चिमी कोसी से अगर लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो दरभंगा जिला जो है वह पश्चिमी कोसी से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। यानी कि दरभंगा में अगर कृषि की जाएगी तो वहाँ पर पश्चिमी कोसी नहर जो है वह सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन होगा, और पूर्वी कोसी नहर जो है वह पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा क्षेत्र में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है।
अब आते हैं गंडक नहर। गंडक नहर जो है वाल्मीकि नगर में बांध से दो प्रमुख नहरें निकलती है, सारण नहर और तिरहुत नहर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा त्रिवेणी नहर जो भी गंडक से संबंधित है, यानी कि सारण, तिरहुत और त्रिवेणी, ये तीन नहर ऐसे हैं जो गंडक नदी से संबंधित हैं। अगर सारण नहर को देखा जाए तो यह सारण, गोपालगंज और सिवान, इन तीन जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तिरहुत नहर को देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण का जो क्षेत्र है वह तिरहुत नहर से काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। वहीं त्रिवेणी नहर जो है वह गंडक नदी से निकाली गई है जो पश्चिमी चंपारण जिले के कृषि क्षेत्र को सिंचित करता है। यानी कि त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक मात्रा में लाभान्वित होने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वह पश्चिमी चंपारण है। तिरहुत नहर से मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण है, और सारण नहर से सारण, गोपालगंज और सिवान डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में, लाभान्वित होने वाले जिलों में शामिल है। अब है कमला नहर। हमने डिस्कस किया सोन नहर, उसमें पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन, कोसी नहर, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। अब आते हैं कमला नहर जो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृषि सिंचाई के दृष्टिकोण से। यह दरभंगा में कमला नदी से निकाली गई है कमला नहर, यानी कि कमला नहर की जो उत्पत्ति हुई है, कमला नहर का जो निर्माण किया गया है वह कमला नदी से काटकर निकाली गई, इसकी उत्पत्ति की गई है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो निर्माण किया गया है वह बिहार के दरभंगा जिले के अंतर्गत किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से बिहार के जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी जो जिला है, मधुबनी जिले के कृषि क्षेत्र को मुख्य रूप से यह सिंचित करती है। यानी कि कमला नहर जिसका निर्माण कमला नदी से किया गया है, दरभंगा में इसका निर्माण किया गया है, लेकिन सर्वाधिक जो लाभान्वित क्षेत्र जो है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है कमला नहर से लाभान्वित होता है वह बिहार का मधुबनी जिला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने बिहार में कृषि के अंतर्गत महत्वपूर्ण फसलों को देखा, सिंचाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं उसे देखा, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो पीटी में अक्सर पूछे जाते हैं वह बिहार के जीआई टैग से संबंधित तथ्यों को हमने देखा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।